प्यारे छात्रों, आज हम विज्ञान विषय में जैव प्रक्रम के अंतिम पार्ट जो होता है, मैं पोषण में कई चीज़ें बताया था। जैव प्रक्रम में क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें उत्सर्जन लास्ट पार्ट होता है। अब उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वो भी एक उत्सर्जन है कि गैसें तो इस तरह सांस लेने से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि बहुत शरीर में से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो विषाक्त होते हैं, पॉइजन क्रिएट करते हैं, व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो उनको निकालने के लिए कुछ स्पेशल प्रोसेस होती है, जिसको जैसे फेफड़ों से हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ब्लड में मिलता है, फिर वहीं से कूपिका कोष बताया था। कूपिका कोष से कैसे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है विनिमय होता है। उसी तरह से नाइट्रोजनस पदार्थ जो थे, यूरिया होता है, साल्ट होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है और सब लवण होते हैं, इनको भी बाहर निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये बहुत से पॉइजन होते हैं। तो इनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको उत्सर्जन कहा जाता है। तो हम लोग उत्सर्जन की परिभाषा यहाँ से पढ़ लेते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचय क्रियाओं मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। उपापचय में उपचयन अपचयन दोनों होता है। उपापचय क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब बहुत छोटे छोटे जीव जो कि जल में रहते हैं, उनको हम आँख से देख भी नहीं सकते, अब उनमें भी ये सब एक्स्ट्रा पदार्थ निकालना जरूरी होता है। तो एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के सतह से जल में विसरित कर देते हैं, अपने आप वो जल में चला जाता है, निकल जाता है। अब मानव में उत्सर्जन कैसे होता है? मेन रूप से हम लोग को उत्सर्जन करने वाला हम लोग के पेट में जो भाग होता है वो किडनी होती है। नाशपाती के आकार की 2 किडनी बनी होती है, एक लेफ्ट किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है। ये लेफ्ट वाला भाग है, ये राइट वाला भाग है। इसमें शिराएँ होती हैं जो कि अशुद्ध रक्त को ढोती हैं। ये बता चुका था कि शिराएँ अशुद्ध रक्त को ढोती हैं, और ये धमनियाँ होती हैं जो कि शुद्ध रक्त को ढोती हैं। शिराओं की भी नली इस किडनी से जुड़ी है और धमनियों की नली भी दोनों किडनी से जुड़ी हुई। धमनियाँ इसमें शिराओं से होकर के पहले यह शुद्ध रक्त किडनी में आता है, वहाँ से जब स्वच्छ हो जाता है तो यहाँ पर मूत्रवाहिनी बनी हुई है। इस दोनों ओर दो किडनियाँ, दोनों ओर मूत्रवाहिनी बनी हुई है। मूत्रवाहिनी से होते हुए यहाँ पर मूत्राशय में वो मूत्र कलेक्ट हो जाता है, और जब प्रेशर बनता है तो यहाँ पर पेशाब के रास्ते के थ्रू यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें कौन कौन से भाग हैं? ये बाएं किडनी, अगर 2 किडनी में से एक किडनी खराब भी हो जाती है, एक किडनी को निकाल दिया जाता है, तभी भी एक किडनी से भी काम चल सकता है। इसे प्रॉपर रूप से होने के लिए 2 किडनियाँ ज़रूरी हैं। अगर 2 किडनी नहीं तो एक किडनी से भी काम चल सकता है आराम से। रक्त से अनवांटेड चीज़ होती हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकाला जा सकता है, जो कि बहुत ही पॉइजनस होते हैं। तो यह बाएं साइड में एक तरफ काहे दिखा है, बाएं धमनी है, बाएं शिरा है, यह महाधमनी है, यह महाशिरा है जो कि शुद्ध रक्त को ढो रही है। वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, 2 चीज़ें बताया था। यह बाएं मूत्रवाहिनी है, यह दाएं मूत्रवाहिनी है, यह मूत्राशय एक होता है। तो मानव सर्जन में उपस्थित अंग कौन कौन से होते हैं? एक जोड़ी ब्रिक होता है, जो लेफ्ट किडनी राइट किडनी, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी होती है यानी लेफ्ट यूरेटर राइट यूरेटर, और एक मूत्राशय होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब ब्रिक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। ये सब अभी बता दिया था फिगर से। मूत्र बनने का उद्देश्य क्या होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य ये होता है कि ब्लड में जो अननेसेसरी पार्ट होता है, जो कि विषाक्त चीज़ें होती हैं, जो कि ब्लड में रहने से विषाक्त होगा, पॉइजनस होता है, उनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो उनको
निकालना यही मूत्र का कार्य होता है। और उसकी छनाई, जैसे मूत्र में से, ब्लड में से एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ों की छनाई ही वो मूत्र होता है। तो मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जैसे हानिकारक अपशिष्ट, जैसे यूरिया होता है, NH2CO NH2 इसका फार्मूला होता है, या यूरिक अम्ल होता है। इन पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य यही होता है कि जो हानिकारक यूरिया चाहे यूरिक अम्ल होते हैं, इनको बाहर करना ही उद्देश्य होता है। वृक्क में मूत्र का निर्माण कैसे होता है? अब ये होता है कि वृक्क में मेन रूप से वृक्क के फंक्शनल इकाई होती है, वो नेफ्रॉन, लेकिन इसके बारे में भी आगे हम पढ़ाएंगे। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक जो इकाई होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा भी जाता है कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहा जाता है, या इसको नेफ्रॉन सीधे सीधे कहा जाता है। हिंदी में भी नेफ्रॉन लिख सकते हैं, या इंग्लिश में नेफ्रॉन ये है। नेफ्रॉन की परिभाषा भी पूछ देता है कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अब इस नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं, ये पूरी दिखाई गई ये संरचना है, ये पूरी संरचना ये नेफ्रॉन की ही है। नेफ्रॉन के भाग कौन कौन से होते हैं? ये एक शिरा होती है, जो कि वृक्क शिरा होती, वृक्क शिरा की शाखा होती है कि पहले अशुद्ध रक्त को यहाँ पर लाया जाता है। तो इसमें एक कोशिका गुच्छ होता है, यहाँ पर कोशिका गुच्छ यहाँ पर बना हुआ है, जो कि यहाँ पर ब्लड आ रहा है, यहाँ धमनी से ये प्योर ब्लड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड है, ये भी प्योर ब्लड जाकर उसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर छन जाता है, और इसके चारों ओर ये बोमेन कैप्सूल होता है, बोमेन संपुट कहा जाता है। यहाँ से छन करके जो शुद्ध रक्त थोड़ा सा होता है, अभी भी उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं, लेकिन ये शुद्ध रक्त ये होते, ये नेफ्रॉन की नलिकाएं बनी हुई है। ये अक्सर तो मूत्र जो पीले रंग का होता है, लेकिन अब येलो कलर मेरे पास नहीं था तो मैं इसको हरे रंग से बना दिया। ये लाल रंग जो दिखाई दे रहा है ये प्योर ब्लड है, और जो ये नीला कलर का जो दिखाई दे रहा है ये अशुद्ध रक्त है। ये शिरा से जा रहा है, शिरा से अशुद्ध रक्त जा रहा है, और ये जा कर के नेफ्रॉन में इंटर करता है, जहाँ पर इसको प्योर किया जाता है। और जितनी ये लाल रंग दिखाई दे रहा है ये शुद्ध रक्त दिखा हुआ कि पूरा शुद्ध रक्त हो जाता है, शरीर के भागों में पहुँचाया जाता है। तो बोमेन संपुट होता है, बोमेन कैप्सूल ये चारों ये रिंग टाइप का ये बना हुआ आता है। कोशिका गुच्छिकाएँ यहाँ पर बनी हुई थी, जो उसके अनवांटेड चीज़ों को छानती हैं। लवण होता है, साल्ट होता है, लवण होता है, ग्लूकोज होता है, इन सब चीज़ों की यहाँ पर छनाई होती है। नलिकाकार भाग होता है, ये जितने हरे रंग के दिखाया हो, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये फैली जो होती हैं, यह नेफ्रॉन की नलिकाएं होती हैं। और एक एक्स्ट्रा अब जो बिल्कुल मूत्र वाला पार्ट बचा, तो छानने के बाद बिल्कुल लास्ट में मूत्र वाला पार्ट, ये अभी पीले रंग का जो मूत्र वाला पार्ट होता है, संग्राहक वाहिनी होती है, जिसमें मूत्र यहाँ पर आता है, यहाँ से यूरेटर से होकर यूरेथ्रा में जाता है। तो इतने भाग ही नेफ्रॉन के होते हैं कि ये शिराएँ होती हैं, प्योर ब्लड को ले जाती हैं, ये जा कर के यहाँ पर जा कर के यहाँ पर ब्लड नलिकाओं से आकर के मिलता है, यहाँ से होते हुए जो यहाँ पर कोशिका गुच्छिका में आता है। यहाँ पर ग्लूकोज होते हैं, लवण होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हुए छन जाते हैं। छन करके अब ये बोमेन कैप्सूल बना हुआ है, इससे होकर के नेफ्रॉन की नलियों में चला आता है। नेफ्रॉन की नलियाँ यहाँ से लेकर के नीचे तक फैली होती हैं, ये पूरे में जाता है। तभी एक बार में पूरा शुद्ध नहीं होता, पूरे नलियों में से जब होकर के यही जब खून जाता है, तभी कई बार इसका अवशोषण होता है। जो जल होता है, लवण होता है, अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, ये अभी जो चीज़ें अभी आवश्यक चीज़ें होती हैं उसमें इस अवशोषित होती हैं, इसी नली में अवशोषित होती हैं। जब बिल्कुल अवशोषित होते होते जो एक्स्ट्रा वाटर रह जाता है, और विषाक्त जो यूरिया वाला पार्ट रह जाता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो अनवांटेड रह जाते हैं, जिनकी कोई, तो वो लास्ट वाली नली यहाँ पर बचती है। अब यहाँ पर चारों घूमते घूमते जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, जितना ज़रूरत शरीर में जल को ज़रूरत रहती है वो रह जाता है, यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, और कितने इसमें वेस्ट मटेरियल घुले होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको यहाँ पर संग्राहक वाहिनी में चला जाता है। संग्राहक वाहिनी से जो है
यहाँ पर मूत्रवाहिनी में आता है, मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में इकट्ठा होता है, यहाँ से प्रेशर होता है तो यहाँ पे पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। तो इतनी चीज़ें इसमें होती हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ पूरी प्रोसेस को। कोशिका गुच्छ जो नलिकाएं जाती ब्लड की शिरा से होकर, शिराएँ चाहे धमनी वाला जो होता है पार्ट, कोशिका गुच्छ निस्यंदन। कोशिका गुच्छ में कैसे उसको छाना जाता है, ये कोशिका गुच्छ यहाँ पर बना है। कोशिका गुच्छ में कैसे छनाई होती है, जब वृक्क धमनी की शाखा, एक मिनट, यह वृक्क धमनी जो दिया हुआ है, ये आ रही धमनी, वृक्क धमनी की शाखा विक्राणु नेफ्रॉन में प्रवेश करती है, तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। ये पूरी चीज़ें यहाँ पर ब्लड में आती हैं, जो छन करके बोमेन संपुट में आ जाते हैं, यहाँ से नेफ्रॉन की नलियों में चले जाते हैं। अब वर्णात्मक पुनः अवशोषण, फिर अभी पूरे नेफ्रॉन जो पास करता है, अब पूरे पार्ट में जो होते हैं आवश्यक चीज़ें फिर से एक बार अवशोषित होती हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट अब रह जाता है वह मूत्र के मार्ग में यहाँ पर बाहर निकाला जाता है। विक्राणु या नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में मनुष्य के लिए, शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। वो जितनी चीज़ें कोशिका गुच्छ से निकलती हैं, अभी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, फिर से पूरी नली में उसका अवशोषण होता है। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें नली में जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट छनते छनते यहाँ पर आता है, अब वो बिल्कुल वेस्ट पदार्थ होता है, जल के साथ वेस्ट पदार्थ मिला होता है, जिसको संग्राहक नली से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद मूत्रवाहिनी में जाता है, मूत्राशय में इकट्ठा होकर के यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ विक्राणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वह मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। अब कभी कभी होता है कि किडनी ख़राब हो जाती है, अगर दो में से एक किडनी ख़राब होती तभी भी काम चले, लेकिन दोनों किडनी ख़राब हो जाती तो अलग से किडनी लगाना पड़ता है, या उसको अलग से भी इन चीज़ों की छनाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके छने बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ये पॉइजनस चीज़ होती है, डेथ हो सकती है व्यक्ति की। तो जो अलग से छनाई करने की जो विधि होती है उसको डायलिसिस किया जाता है। ये डायलिसिस का इंस्ट्रूमेंट भी दिया हुआ है कि व्यक्ति है यहाँ पर देखिए लेटा हुआ, इसकी सिरा वाला भाग होता है, हमेशा शरीर के सभी पार्ट में सिराएं भी गई होती हैं, धमनियाँ भी गई होती हैं, तो यहाँ सिरा वाला पार्ट जो होता है, यह नली की लेयरें बनी हुई हैं और यहाँ पर डायलिसिस करने वाला यहाँ पर लिक्विड रखा हुआ है। और एक तरफ ये धमनी वाला होता है कि धमनी में एक नली धमनी में लगाई जाती है, यहाँ 3 ऊपर दिया हुआ है, 3 नीचे यहाँ अलग करके दिया हुआ है। तो यह जो दिया हुआ है डायलिसिस करने वाला लिक्विड होता है, जो कि आर्टिफिशियल रूप से हम लिक्विड को अलग कर सकते हैं, उसको अनवांटेड चीज़ों को अलग कर सकते हैं नली में से। अब यहाँ पर लिक्विड जाकर यहाँ मिलता है, सिराओं से अशुद्ध रक्त आता है, तो इसमें से अनवांटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड, लवण होते हैं, एक्स्ट्रा जल होता है, इसके थ्रू, इस लिक्विड के थ्रू डिफ्यूजन से ये बाहर आ जाता है और यहाँ ऊपर यहाँ पूरा ये टैंक में भर जाता है और इससे यहाँ पर मूत्र वाला पार्ट जो होता है बाहर निकल आता है। यहाँ पर अलग से एक बॉटल लगा होता है जिसमें मूत्र वाला पार्ट बाहर निकल जाता है और खून का शुद्ध वाला पार्ट जो होता है फिर इस नली में चला आता है, इससे आर्टरी में फिर जाकर पूरे शरीर में शुद्ध खून पहुँच पाता है। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी होती है। तो कृत्रिम किडनी क्या होती है, जिसको डायलिसिस कहा जाता है। इस तरह से अनवांटेड चीज़ों को अलग करना डायलिसिस किया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, माने 180 लीटर छनाई डेली होती है वृक्क से। लेकिन उसमें मूत्र में कितना बदलता है, जिसमें से
उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर होता है, यानी पूरी छनाई जो होती है 180 लीटर वेस्ट मटेरियल छाने जाते हैं। लेकिन वो नेफ्रॉन की जो नलियाँ होती हैं उसमें आवश्यक चीज़ें अभी भी अवशोषित कर ली जाती हैं। मूत्र केवल बनता है 1.2 लीटर। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। अब पेड़ पौधों में कैसे होता है? पेड़ पौधों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बताना है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से पत्तियों में रंध्र होते हैं, उसके सहायता आ जाती है। पेड़ पौधों में पत्तियां ही भोजन भी बनाती हैं। वहीं से एक्स्ट्रा वाटर होता है जो बाहर वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, बाहर निकल जाता है, वहीं से ऑक्सीजन भी निकल जाती है। कुछ पेड़ पौधे होते हैं उस पर गोंद बन जाती है या रेजिन बन जाती है, गोंद बन जाती है, वेस्ट मटेरियल के रूप में गोंद बन जाती है। कुछ पेड़ पौधे होते हैं ज़मीन पर जड़ें रहती हैं, वहाँ पर मिट्टी टाइप का बन जाता है, तो उस तरह से उत्सर्जन हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष प्रोसेस नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित करते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ या उत्पाद जो होता है रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। तो पादप में कोई विशेष नहीं है, सिंपल सा गोंद बन जाता है, या तो वह पत्तियों से एक्स्ट्रा वाटर का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कर दिया जाता है, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही वहीं से ऑक्सीजन निकल जाती है। एक्स्ट्रा कभी कभी पेड़ पौधों पर गोंद बन जाता है अपने आप, कुछ जड़ों मिट्टी उस पर लग जाती है एक्स्ट्रा मटेरियल में। बाकी इसके लिए कोई विशेष प्रोसेस नहीं होती। मेन उत्सर्जन के लिए मानव में प्रोसेस होती है, और मेन उसका छानने वाला होता है किडनी होता है। किडनी की मेन फंक्शनल इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। तो उसके बारे में अच्छा से पढ़ लीजिए, फिगर को समझ लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जैव प्रक्रम का अंतिम पार्ट था, इसको पढ़े रहिए, क्वेश्चन आंसर करिए, जो नहीं आए तब पूछिए। और इस तरह विज्ञान में मुझे 4 चैप्टर पढ़ाने थे, चारों चैप्टर ख़त्म हो गए। और अब तक जितना पढ़ाया हूँ नहीं समझ में आया उसको पूछिए। 20 तारीख तक अभी पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जुलाई में स्कूल खुलेगा, अपना सेक्शन वाइज पढ़ाई होगी। अगर जुलाई में इसी तरह कोरोना की दिक्कत रहती है तो फिर से ग्रुप में जुड़े रहिए, फिर आगे पढ़ाई जारी रहेगी, आगे की चीज़ें पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए इतना ही रहे, ग्रुप में जुड़े रहिए। जो भी कुछ पूछना है कभी भी पूछ सकते हैं, पूछने के लिए मना नहीं है। और जो स्टूडेंट शुरू से अंत तक जुड़े हैं अब तक, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। जैसे सृजन कुमार हैं, शुरू से अब तक देख रहा हूँ जुड़े हुए हैं, धन्यवाद।